आज शुरुआत करेंगे एविडेंसेस फ्रॉम वेस्टिजियल ऑर्गन से। ठीक है, तो चलिएगा। तो पहली चीज वेस्टिजियल ऑर्गन होते क्या हैं, तो देखिएगा क्या लिखा है, द ऑर्गन्स विच आर प्रेजेंट इन रिड्यूस्ड फॉर्म एंड डू नॉट परफॉर्म एनी फंक्शन इन द बॉडी बट कॉरेस्पॉन्ड टू द फुली डेवलप्ड फंक्शनल ऑर्गन्स ऑफ रिलेटेड एनिमल्स आर टर्म्ड एज द वेस्टिजियल ऑर्गन। तो ध्यान दीजिएगा डेफिनेशन के ऊपर क्या क्या चीज लिखी हुई है। ऐसे सर्टेन ऑर्गन जिनकी अपनी पर्टिकुलर साइज में कोई ना कोई आपके पास वेरिएशन आते हुए उनका साइज रिड्यूस हो गया। दूसरा, वो कोई फंक्शनैलिटी एज सच हमारी बॉडी में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसी और पर्टिकुलर स्पीशीज की बॉडी में वही वाले ऑर्गन एग्जैक्टली में कोई ना कोई एग्जैक्ट वही फंक्शन कर रहे हैं जो फंक्शन एग्जैक्टली में लॉस हो चुका है। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा हुआ है नेक्स्ट, दे आर रेमिनेंट्स ऑफ ऑर्गन्स व्हिच वर कंप्लीट एंड फंक्शनल इन देयर एंसेस्टर। मीन बाय जिस पर्टिकुलर स्पीशीज में आने वाली जनरेशन में वो ऑर्गन फंक्शन नहीं कर रहा है, उनके एंसेस्टर में वही वाला पर्टिकुलर ऑर्गन जो था वो फंक्शन करता था। तो देखिएगा आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वेस्टिजियल आपके पास ऑर्गन जो ह्यूमन की बॉडी में है, तो मोर देन 180 आपके पास वेस्टिजियल ऑर्गन है, लेकिन फिर भी जो जो याद आपको रखने हैं वो मैंने सारे यहां पर लिखे हुए हैं। पहले आपके पास निकिटेटिंग मेम्ब्रेन है, दूसरा आपके पास वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, थर्ड आपके पास आते हैं कैनाइन टीथ, उसके बाद आपके पास सेगमेंटल मसल्स ऑफ एब्डोमेन, उसके बाद बॉडी हेयर, ईयर पिना। याद रखिएगा ईयर पिना एग्जैक्टली में नहीं है, जो आपके पास पिना की मसल्स होती हैं जिनको ऑरिकुलर मसल्स कहते हैं, तो यहां पर हमने एग्जैक्टली में वो चीज लिखी हुई है, मसल्स ऑफ द पिना दैट इज ऑरिकुलर मसल जो है वो वेस्टिजियल है। पिना आज भी आज की डेट में आपके पास काम करता है, दैट इज कलेक्शन ऑफ द साउंड। ठीक है, उसके बाद कोकाइजियल रीजन दैट इज कोकायस कहते हैं, उसके बाद विजडम टीथ दैट इज द थर्ड मोलर, सीकम और आपके पास निपल जो मेल के अंदर होते हैं, ये बेसिकली वेस्टिजियल ऑर्गन है ह्यूमन की बॉडी के अंदर। तो ध्यान देते हुए चलिएगा, इनमें से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान देते फिर से। निकिटेटिंग मेम्ब्रेन, सीकम एंड वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, कैनाइन होते हैं आपके पास में, उसके बाद सेगमेंटल मसल जो एब्डोमेन की होती है, बॉडी हेयर हो गई आपके पास, उसके बाद थर्ड मोलर हो गया एंड निपल्स और आपके पास ऑरिकुलर मसल्स ऑफ द पिना। तो ये सारे के सारे आपके पास ह्यूमन की बॉडी के अंदर वेस्टिजियल ऑर्गन जो मेन वाले हैं, जो एज सच में हमारी बॉडी में उनकी फॉर्म रिड्यूस हो चुकी है और वो कोई फंक्शन ज्यादातर परफॉर्म नहीं करते हैं। लेटेस्ट स्टडी में, अब ध्यान देते चलिएगा, लेटेस्ट स्टडी में ये बताया गया कि ये जो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है ये पूरी तरह से वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है, इसीलिए हम इसको वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं मानते हैं आज की डेट में, लेकिन क्योंकि पुराने कॉन्टेक्स्ट में ये सारी की सारी चीज रिटर्न डाउन है, इसलिए हमें मानना पड़ेगा कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स अभी भी एक वेस्टिजियल ऑर्गन है, जब नया डाटा जब तक आपकी बुक्स में नहीं आता है। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एज सच में फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है क्योंकि ये लिम्फोइड ऑर्गन है, तो बी लिम्फोसाइट की प्रोडक्शन लगातार करता है, और बी लिम्फोसाइट बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन करते हैं जो एंटीजन के अगेंस्ट में हमारे पास रोल प्ले करती हैं। क्लियर, चलिएगा। नेक्स्ट है आपके पास कुछ अदर एनिमल्स के अंदर जो आपके वेस्टिजियल ऑर्गन है, उनसे भी क्वेश्चन पूछ ली जाती है। तो पहला आता है आपके पास में हाइंड लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल ऑफ पाइथन। सेकंड आपके पास जो आपके फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं, तो उनके जो विंग्स हैं जो वो आपके पास पर्टिकुलरली जैसे ईमो हो गई, कीवी हो गई, डोडो हो गया, रिया हो गई, ये आपके पास में इनके जो विंग्स हैं वो वेस्टिजियल हो चुके हैं, वो आपके पास में उड़ने में कोई रोल प्ले नहीं करते हैं। ठीक है, फ्लाइंग में कोई रोल प्ले नहीं कर रहे हैं। उसके बाद आईज ऑफ डीप सी फिशेस जो होती हैं, उसके बाद स्प्लिंट बोन्स। ध्यान देते चलिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, स्प्लिंट बोन जो आपके पास कहां पर है, इन द फीट ऑफ द हॉर्स एंड द सेकंड एंड फोर्थ फिंगर स्पेसिफिकली, ये आपके पास वेस्टिजियल हो चुके हैं। उसके बाद एक्सटर्नल ईयर जो व्हेल के हैं, नेक्स्ट आपके पास रूडिमेंट्स ऑफ रेप्टिलियन जॉ अपरेटस, और लास्ट में आपके पास में हाइंड लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल ऑफ व्हेल। तो ध्यान दीजिएगा, हाइंड लिम्ब यहां पर भी है एंड पेल्विक गर्डल आपके पास पाइथन का, और आपके पास हाइंड लिम्ब एंड पेल्विक गर्डल आपके पास में व्हेल का। ये दोनों एग्जैक्टली में आपके पास क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जांपल्स में कि ये आपके पास वेस्टिजियल है या नहीं है। कभी कभार एक्सेप्शन से पूछ लेंगे कि मान लीजिए सभी के सभी वेस्टिजियल है, एक्सेप्शन क्या है इनमें से, तो ये ध्यान देते हुए चलने आपने। चलें नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम देखेंगे आपके पास वेस्टिजियल ऑर्गन जो प्लांट में है, तो देखिएगा क्या लिखी हुई, स्केल लीव्स ऑफ रस्कस एंड वेरियस अंडरग्राउंड स्टेम्स। ये आपके पास
वेस्टिजियल है। तो ध्यान दीजिएगा स्केल लीव्स जो आपके पास होती हैं रस्कस की वो वेस्टिजियल हो चुकी हैं, वो आपके पास कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं करती हैं। अब एक लास्ट पार्ट देखिएगा, मैंने यहां पर लाइन लिखी हुई है, वेस्टिजियल ऑर्गन जो है दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द लेमार्किज्म, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क ने दी थी। उस लेमार्किज्म को फेवर करने में आपके पास में वेस्टिजियल ऑर्गन बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू आपके पास जो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर थी उसमें यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन के बारे में वहां पर बात की गई थी। ठीक है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो आपके पास लेमार्किज्म का एक पर्टिकुलर फेवरेबल एग्जांपल है। तो ये ध्यान देते हुए आपने चलना है, या उसको एक तरह से पोस्टुलेटेड फॉर्म में हमें बताते हैं कि लेमार्क जो था वो बिल्कुल सही कहता था। चले उसके बाद आते हैं आपके पास फोर्थ नंबर के ऊपर, एविडेंसेस ऑफ कनेक्टिंग लिंक। तो आपके पास कनेक्टिंग लिंक से हमारे को कौन कौन से एविडेंसेस यहां पर मिलते हैं जो आपके इवोल्यूशनरी ट्रेंड के बारे में हमें बताते हैं। ठीक है, तो देखिएगा पहली बात की कनेक्टिंग लिंक आपके पास होते क्या है। तो कनेक्टिंग लिंक कुछ नहीं है, आपके पास एग्जैक्टली में कुछ सर्टेन आपके पास एनिमल या प्लांट है जो आपके पास दो सेपरेट ग्रुप के कैरेक्टर को पोजेस करते हैं। मीन बाय ये बहुत सिंपल सी चीज है, देखो दो ग्रुप के एग्जैक्ट कैरेक्टर एक ही पर्टिकुलर आपके पास ऑर्गेनिज्म में आ गए, वो ऑर्गेनिज्म किसी और पर्टिकुलर ग्रुप से रिलेट करता है। तो बहुत आसानी से ये समझ सकते हैं कि कुछ एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और प्लांट ही ये पर्टिकुलर कैरेक्टर दो ग्रुप के पोजेस कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सारे के सारे एनिमल और प्लांट ऐसा करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ दो टेक्सोनोमिक जो ग्रुप होंगे उनके बीच में एक तरह से ब्रिजिंग वर्क कर रही है। जैसे मैं बहुत कॉमनली बताता हूं कि दो फ्रेंड हैं, आपके पास उन दो फ्रेंड्स की अभी बनती नहीं है, लेकिन एक फ्रेंड आपके पास मिडल वाला है, उसकी आपके पास फर्स्ट नंबर वाले फ्रेंड से ही बनती है, थर्ड वाले से ही बनती है। तो जो सेकंड वाला आपके पास फ्रेंड होगा, मिडल वाला जो फ्रेंड होगा, उसमें कहीं ना कहीं टेंडेंसी होगी कुछ आपके पास कैरेक्टर जो है वो एग्जैक्टली में किससे इंबाइब करने की कोशिश करेगा, जो आपके पास फर्स्ट वाला होगा, थर्ड वाला होगा। तो आपके पास जो सेकंड नंबर वाला फ्रेंड होगा उसमें हो सकता है पॉजिटिव फैक्टर्स बहुत ज्यादा हो, लेकिन नेगेटिव फैक्टर भी बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि एग्जैक्टली में वो दो ग्रुप के साथ में या दो पर्टिकुलर फ्रेंड के साथ में मित्रता बनाए रखता है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड में कोई मित्रता ऐसा सच में है नहीं है। तो ये हो गए आपके पास कनेक्टिंग लिंक। तो देखो आपको इन कनेक्टिंग लिंक से क्या चीज के बारे में पता लगता है। तो कनेक्टिंग लिंक दे आर स्पेसिफिकली प्रोवाइडिंग द गुड एग्जांपल ऑफ द ऑर्गेनिक इवोल्यूशन ऑफ अ कॉमन एंसेस्ट्री। तो ध्यान दीजिएगा कॉमन एंसेस्टर के बारे में हमें पता लगने वाला है। तो देखिएगा पहला एग्जांपल है आपके पास यहां पर वायरसेस। तो वायरसेस जो है वो कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद यूगलिना प्लांट और एनिमल्स के बीच में। उसके बाद में प्रोटीरोस्पोंजिया, तो आपके पास इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्रोटोजोआ एंड द पोरीफेरा। उसके बाद नियोपलीना, ध्यान दीजिएगा मैं जिस जिसके ऊपर मार्किंग लगाता जाऊं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, सारे तो याद फिर भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी जिन पे मैं मार्क लगाऊं वो तो कम से कम याद कर लें। ठीक है, ये वाला आपने याद नहीं करना है, नहीं भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। नियोपलीना इट इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द मोलस्का एंड एनेलिडा। उसके बाद आपके पास पेरिपेटस आती है, दैट इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनेलिड एंड आर्थ्रोपोडा। उसके बाद में एक स्पेशल आपके पास यहां पर फिनिक्स बर्ड के बारे में हमने लिखा हुआ है, दैट इज आर्कियोपटेरिक्स। ध्यान दीजिएगा आर्कियोपटेरिक्स को फिनिक्स बर्ड कहा जाता है। फिनिक्स बर्ड इसलिए कहा जाता है कि ये आपके पास एशेस से हमारे को इसके पर्टिकुलरली डेड रिमेन्स मिले थे। तो ध्यान दीजिएगा ये कनेक्टिंग लिंक में तो जरूर लिखा हुआ है, लेकिन स्पेसिफिकली दिस पर्टिकुलर आर्कियोपटेरिक्स इज अ मिसिंग लिंक। अब मिसिंग लिंक क्या होता है, आपके पास दो ग्रुप के आपको जरूर कैरेक्टर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन उसके डेड रिमेन्स ही आपको मिल रहे हैं, फॉसिल रिकॉर्ड ही उसका मिल रहा है, एज सच में पूरा का पूरा जीवित आपको ऑर्गेनिज्म नहीं मिलेगा, तो उसको कहेंगे हम मिसिंग लिंक हो गया। तो ध्यान दीजिएगा आर्कियोपटेरिक्स इज स्पेसिफिकली अ मिसिंग लिंक बिटवीन अ रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स। क्लियर है। उसके बाद आती है आपके पास बैलेनोग्लॉसस, दैट इज बेसिकली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द नॉन कॉर्डेट एंड कॉर्डेट, आपकी बुक में भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है। उसके बाद काइमेरा, दैट इज बेसिकली अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कार्टिलेजिनस फिश एंड बोनी फिशेस। उसके बाद लंग फिशेस आती हैं जो आपके पास में कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन फिशेस एंड एम्फीबियन। उसके बाद प्लेटिपस एंड एक्टिनिया, तो आपके पास में ये दोनों
दैट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द रेप्टाइल्स एंड बर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, रेप्टाइल का फीचर होता है वो ओविपेरस होते हैं, मैमल ज्यादातर विविपेरस होते हैं। तो कनेक्टिंग प्लेटिपस है क्योंकि ये आपके पास एग्जैक्टली में मैमल है, लेकिन इसमें जो फीचर है वो ओविपेरस है, जो रेप्टाइल का फीचर है। तो ये आपके पास ध्यान होना चाहिए, जिनके ऊपर मैंने टिक मार्क लगाया, वायरस, यूग्लिना, नियोपेलिना, पेरिपेटस, आर्कियोपेटेरिक्स आपने स्टार मार्क कर याद रखना है। इट इज अ मिसिंग लिंक है बिटवीन रेप्टाइल एंड बर्ड। ये एक बर्ड है, उसको दूसरा नाम लिखा जाता है फीनिक्स बर्ड है, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इट बेसिकली राइजेस फ्रॉम दी पर्टिकुलर एशेज, वहां पर इसके डेड रिमेन्स मिले थे, और इन डेड रिमेन्स को आपने जब जांचा तो हमें ऐसा लगा कि ये एग्जैक्टली में कहीं ना कहीं पहले कनेक्टिंग लिंक था बिटवीन दी रेप्टाइल एंड बर्ड्स। उसके बाद आपके पास में याद रखना है लंग फिशेस, दैट इज प्रोटोप्टेरस के बारे में, दैट इज बिटवीन फिशेस और एम्फीबियन कनेक्टिंग लिंक है, उसके प्लेटिपस एंड एकिडिनियन। क्लियर हो गया जी? तो इतनी चीज आपको पता होनी चाहिए यहां से कनेक्टिंग लिंक के बारे में। अगला पार्ट है हमारे पास में, दैट इज एविडेंसेस फ्रॉम एटाविज्म। ठीक है जी, एटाविज्म या उसको हम रिवर्जन कहते हैं। रिवर्जन का मतलब होता है पीछे की ओर को जाना। ठीक है, अब जरा ध्यान दीजिए क्या लिखता है, समटाइम्स इन सम इंडिविजुअल, देखो सभी में नहीं लिखा हुआ है, सम इंडिविजुअल्स के बारे में बात की है और किसी समय पर। ठीक है, समटाइम इन सम इंडिविजुअल सच कैरेक्टर सडनली अपीयर्स व्हिच वर सपोज्ड टू बी प्रेजेंट इन देयर एंसेस्टर बट वर लॉस्ट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डेवलपमेंट। अब देखो वेस्टिजियल ऑर्गन क्या थे? वेस्टिजियल ऑर्गन थे जैसे जैसे टाइम फ्रेम के साथ आप आगे की ओर को मूव करते गए थे तो कुछ एक ऑर्गन का साइज रिड्यूस हो गया था, उनकी फंक्शनैलिटी रिड्यूस हो गई थी, मीन बाय वो कैरेक्टर लॉस हो रहा था। अब आपके पास में कुछ कैरेक्टर जैसे जैसे इवोल्यूशन हुई तो सडनली वो लॉस हो गए। ठीक है, लेकिन वही वाले पर्टिकुलर कैरेक्टर जो लॉस हो गए थे वो सडनली आने वाली जनरेशन के अंदर रीअपियर होना शुरू हो गए। तो ये पर्टिकुलर जो चीज कहलाती है इसको हम कहते हैं रिवर्जन या एटाविज्म। पिछले वाले जो कैरेक्टर पहले एंसेस्टर्स के अंदर एग्जैक्टली में लॉस हो चुके थे वो आपके पास प्रेजेंट जनरेशन में आपको दिखाई पड़ना सडनली शुरू हो चुके हैं। इस फिनोमिना को हम कहते हैं दैट इज एटाविज्म या रिवर्जन। अब देखिएगा, एटाविज्म proves that animal developing atavistic structures have evolved from such ancestors in which these structures were fully developed। इसका मतलब सिंपल सा वही फंडामेंटल है जैसा हमने वेस्टिजियल के लिए पढ़ा। तो वेस्टिजियल में आपके पास जो एंसेस्टर थे उनके पास में फुली डेवलप्ड ऑर्गन थे, उनका साइज भी वैसा था, उनकी फंक्शनैलिटी भी वैसी थी, लेकिन जैसे जैसे इवोल्यूशन हुई तो कुछ एक सर्टेन ऑर्गन्स का साइज रिड्यूस हो गया, उनकी फंक्शनैलिटी लॉस हो गई। लेकिन सडनली अब नई जनरेशन के अंदर अगर वही वाले कैरेक्टर रीअपियर हो जाएं, मीन बाय वो पर्टिकुलर ऑर्गन जो पहले लॉस हो चुके थे अब एंसेस्टर्स के अंदर या उनकी फंक्शनैलिटी रिड्यूस हो चुकी थी, वही सर्टेन कैरेक्टर अगर नई जनरेशन में दिखना शुरू हो जाए तो हम उनको एटाविज्म या रिवर्जन का नाम देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं जो एग्जैक्टली में एटाविस्टिक कैरेक्टर हैं। जैसे आपके पास ह्यूमन बेबी के अंदर आपके पास टेल का होना, तो ये पर्टिकुलर जो है आपके पास में कैरेक्टर कैसा है? एटाविस्टिक कैरेक्टर है। उसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है दैट इज सर्वाइकल फिस्टुला। तो ह्यूमन बेबी में जहां पर आपके पास फेरेंजियल गिल स्लिट की ओपनिंग होती है, ये जैसे आपके रूडिमेंट्री गिल स्लिट के हुए हैं, यहां पर फेरेंजियल गिल स्लिट होते हैं फेरिंक्स में, यहां पर जहां पर इन पर्टिकुलर फेरेंजियल गिल स्लिट के जहां पर प्रेजेंट होते हैं यहां पर एक ओपनिंग पाई जाती है जिसको सर्वाइकल फिस्टुला कहते हैं। वो आपके पास रिजल्ट होती है ड्यू टू द परसिस्टेंट फेरेंजियल गिल स्लिट। देखिएगा, अदरवाइज फेरेंजियल गिल स्लिट जो आपके 5th नंबर की होती है वो लॉस हो जाती है, टोटल फेरेंजियल गिल स्लिट 6 होते हैं, तो 5th नंबर वाली लॉस हो जाती है, बचती टोटल 5 ही है। लेकिन अगर 5th वाली का लॉस ना हो और वो परसिस्ट करती है तो परसिस्ट करने पर आपके पास सर्वाइकल रीजन के अंदर फिस्टुला की फॉर्मेशन, एक तरह की ओपनिंग आपके पास में क्रिएट करती है जो एग्जैक्टली में अगेन दी एटाविस्टिक कैरेक्टर है। उसके बाद थर्ड आती है आपके पास लॉन्ग एंड पॉइंटेड कैनाइन रिप्रेजेंटिंग आपके पास कार्निवरस एंसेस्टर। अब देखिएगा, थोड़ी देर पहले जब हमने वेस्टिजियल ऑर्गन के बारे में पढ़ा तो मैंने कहा कि कैनाइन टीथ जो वेस्टिजियल हो चुका है। कैनाइन टीथ वेस्टिजियल क्यों हो गया? क्योंकि धीरे धीरे कर हमारी जो पर्टिकुलर हैबिट्स थी वो चेंज हो गई। शुरुआत में हम कार्निवरस थे, धीरे धीरे कर जब ह्यूमन का इवोल्यूशन हुआ तो हम कार्निवरस हैबिट से होते हुए हम ओमनिवरस हैबिट पर आ गए। तो कैनाइन जो है वो बेसिकली टीयरिंग का काम करते थे, तो कैनाइन को अब उतना ज्यादा फंक्शन नहीं करना पड़ा क्योंकि हमने अपनी हैबिट्स को चेंज कर दिया। कार्निवरस जो है अब हम नहीं रहे, हम ओमनिवरस हो गए।
तो आपके पास अगर वही पर्टिकुलर शार्प या पॉइंटेड या लॉन्ग कैनाइंस अगर आपको आज की जनरेशन में किसी ह्यूमन बीइंग के अंदर दिखाई पड़ते हैं तो वो बेसिकली आपके पास एटाविस्टिक या रिवर्सिव कैरेक्टर है। क्लियर है? उसके बाद आती है आपके पास फोर्थ नंबर के ऊपर, दैट इज लार्ज एंड थिक बॉडी हेयर्स रिफ्लेक्टिंग अवर रिलेशनशिप विद द एप। तो फिर से वही चीज हो गया, जैसे जैसे इवोल्यूशन हो रही है लॉन्ग और थिक बॉडी हेयर नहीं पाए जाते हैं। आपके पास अनिल कपूर एक बहुत कॉमन रिवर्जन का एग्जांपल है, बॉडी हेयर उनमें बहुत ज्यादा है और थिकर है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पास एक्स्ट्रा निपल्स। नॉर्मली आपके पास में 2 ही निपल होते हैं, लेकिन जो आपके पास एंसेस्टर थे उनमें आपके पास एब्डोमिनल निपल्स भी प्रेजेंट थे आपके पास, और आपके पास एक्सिलरी निपल्स भी हुआ करते थे। वो भी आपके पास एक एटाविस्टिक कैरेक्टर है, अगर आज की डेट में वो आपको किसी ऑर्गेनिज्म या किसी पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग के अंदर आपको मिलता है। तो ये आपने फिर से ध्यान रखना है कि रिवर्जन या एटाविज्म क्या होती है। जो कैरेक्टर इवोल्यूशन के दौरान में कहीं ना कहीं लॉस हो गए, वो सडनली अगर नई जनरेशन के अंदर रीअपियर होना शुरू हो जाए तो उनको हम कहना शुरू कर देते हैं दैट कैरेक्टर आर एटाविस्टिक एंड फिनोमेना इज एटाविज्म या रिवर्जन है। चलेगा, उसके बाद आते हैं एविडेंसेस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। देखिए बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, इसमें मैंने बहुत थोड़ा सा कोटेशन किया है। लेटेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं, लास्ट 2 इयर्स में भी क्वेश्चन पूछा गया है। वो यहाँ पर पार्ट है नहीं वैसे, क्योंकि वो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, तो मैंने यहाँ पर वो चीज नहीं लिखी हुई है। ठीक है, तो चलिएगा देखिएगा, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म शो सिमिलैरिटी इन फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तब भी हमें पता लग जाएगा कि कॉमन एंसेस्ट्री होती है। ठीक है, तो देखिएगा पहली चीज आती है आपके पास फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री, दैट इज सेल का प्रोटोप्लाज्म। तो स्ट्रक्चरल एंड केमिकल कंपोजिशन जो प्रोटोप्लाज्म की है वो सेम है प्रोटोजोआ से लेकर मैमल का। मीन बाय मैमल कहां से इवॉल्व हुए? प्रोटोजोआ से ही। उसके बाद एंजाइम्स, तो एंजाइम जो है हर एनिमल के अंदर सेम ही फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे यहां पर लिखा हुआ है ट्रिप्सिन, वो प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है अमीबा से लेकर मैन में, और आपके पास अमाइलेज जो है वो डाइजेशन करती है स्टार्च की पोरिफेरा से लेकर मैमल में। तो ये आपके पास कॉमन एंसेस्ट्री को प्रूव कर रही है। उसके बाद थर्ड आती है आपके पास ब्लड। तो कॉर्डेड में आपके पास में, चाहे कॉर्डेड कोई भी हो, उनमें आपके पास ब्लड की जो कंपोजिशन है वो बिल्कुल सिमिलर होती है। फोर्थ नंबर पर आता है आपके पास एटीपी, दैट इज एनर्जी करेंसी आपके सेल की। वो आपके पास एग्जैक्टली में सभी एनिमल के अंदर ऑक्सीडेशन करवाने में हेल्प करता है। बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन से ही एग्जैक्टली में वो एटीपी की सिंथेसिस होती है। एनर्जी ऑलवेज रिक्वायर है किसी भी सेल को अपनी फंक्शनैलिटी को परफॉर्म करने के लिए, सभी एनिमल्स को। तो इसका मतलब एटीपी सभी एनिमल के अंदर जनरेट होती है थ्रू अ प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन। उसके बाद आती है आपके पास हार्मोन। तो क्या लिखा है? सिक्रेटेड इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स परफॉर्म सेम फंक्शन। वर्टिब्रेट के चाहे कोई भी आपके पास में एनिमल्स आते हो, उन सभी एनिमल के अंदर वो हार्मोन चाहे कोई भी हो सिमिलर ही फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद आती है 6th नंबर पर आपके पास हेरिडिटी मटेरियल। तो हेरिडिटी मटेरियल सभी ऑर्गेनिज्म का मेनली आपके पास डीएनए है, और उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है सभी आपके पास एनिमल के अंदर वो भी सिमिलर है। कॉमन एंसेस्ट्री फिर से प्रूव हो जाती है। उसके बाद आती है साइटोक्रोम सी, जो एक आपके पास रेस्पिरेटरी प्रोटीन है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेसिकली वो पाई जाती है, और इस प्रोटीन में हर एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में एग्जैक्टली में 78 से लेकर 88 अमाइनो एसिड जो है बिल्कुल सिमिलर होते हैं। तो डिफरेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन द स्ट्रक्चरलिटी ऑफ द साइटोक्रोम सी जो है वो बहुत ही कम है। वो भी आपके पास ये प्रूव करती है कि एग्जैक्टली में कॉमन एंसेस्ट्री है। इवोल्यूशन जो है वो ह्यूमन बीइंग का कहीं ना कहीं प्रिमिटिव वाले ऑर्गेनिज्म से ही हुआ है, जिनके अंदर आपके पास ये सारी की सारी चीजें जो हमने पढ़ी ये एग्जैक्टली में सिमिलर ही आपके पास पाई जाती हैं, और सिमिलर ही फंक्शन एज सच में परफॉर्म करती हुई आपको दिखती हैं। तो याद रखिएगा ये लास्ट पार्ट में, फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री does prove all animals have evolved from some common ancestor। तो ये आपने पक्का से ध्यान रखते हुए चलना है। चलेगा, उसके बाद में 7th नंबर के ऊपर जो सबसे ज्यादा ट्रिकी वाले यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपके पास एविडेंसेस फ्रॉम द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। बायो जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन से हमें कौन कौन से एविडेंसेस एग्जैक्टली में मिलते हैं। तो देखिएगा पहली चीज आती है बायोजियोग्राफी होती क्या है। तो बायोजियोग्राफी क्या है? दैट इज जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल और प्लांट स्पीसीज की डिफरेंट पार्ट ऑफ द अर्थ में स्टडी करना, इस चीज को हम बायोजियोग्राफी कहते हैं। अब हमें पता है जब हम डिफरेंट एनिमल स्पीसीज की आपके पास पर्टिकुलर एरिया में स्टडी करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं दैट इज फॉना, और जब प्लांट के बारे में बात करते हैं तो हम यूज करते हैं वर्ड दैट इज फ्लोरा। तो आपके पास
फ्लोरा और फोना को आपके पास डिफरेंट एरिया में देखते हुए अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने होल वर्ल्ड को 6 मेजर बायोजियोग्राफिकल रीजन के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसको री-एलम्स कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, बुक के अंदर बहुत सारी कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने बहुत सिंपल टर्म्स में इन सबको लिखा हुआ है। तो आपके पास फ्लोरा और फोना आपके पास होल वर्ल्ड में जो एग्जैक्टली में आपके पास थे, उनको देखते हुए अल्फ्रेड रसल वॉलेस ने वर्ल्ड को 6 बायोजियोग्राफिकल रीजन के अंदर डिवाइड कर दिया, जिसको उसने नाम दिया री-एलम्स है। तो आपके पास जो री-एलम्स एग्जैक्टली में अवेलेबल है वो है आपके पास नी-आर्कटिक रीजन, उसके बाद आती है पेली-आर्कटिक रीजन, उसके बाद आपके पास थर्ड नंबर के ऊपर आती है दैट इज नियोट्रॉपिकल रीजन, उसके बाद ओरिएंटल रीजन, उसके बाद इथोपियन रीजन और आपके पास ऑस्ट्रेलियन रीजन। तो होल वर्ल्ड को 6 री-एलम के अंदर उसने डिवाइड किया और हर एक री-एलम के अंदर कुछ एक पर्टिकुलर आपके पास कंट्रीज के एरियाज आते हैं। आपको सभी के सभी तो याद नहीं हो पाएंगे, लेकिन आपने क्या क्या चीज याद रखनी है वो है आपके पास नंबर 1 ओरिएंटल, आपके पास री-एलम के अंदर इंडिया आती है, तो आपने ये चीज पक्का से याद रखनी है। तो ध्यान दीजिएगा, इंडिया जो है वो एग्जैक्टली में ओरिएंटल री-एलम के अंदर आता है। क्लियर हो गया जी? अब ध्यान दीजिएगा और क्या वर्ड लिखे हुए हैं, देखो क्या लिखा हुआ है। ये जो ऑस्ट्रेलियन आपके पास री-एलम है, ऑस्ट्रेलियन री-एलम में ऑस्ट्रेलिया, टेस्मेनिया, न्यू गिनिया, न्यूजीलैंड एंड ओशियन आइलैंड्स ऑफ पैसिफिक आते हैं। अब जरा वर्ड्स पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है। इट इज बिलीव्ड दैट million of years ago all the continents were present in the form of a single landmass that is being termed as Pangea। क्या लिखा हुआ है, मिलियन ऑफ ईयर अगो में आपके पास जितने भी कॉन्टिनेंट्स थे वो एग्जैक्टली में डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अवेलेबल नहीं थे, वो एज एन होल लैंड मास आपके पास अवेलेबल था, जिसको हम पेंजिया कहते थे। ठीक है, तो लेटर ऑन हुआ क्या, आपके पास जब जियोलॉजिकल चेंजेस आना शुरू हुए, तो जियोलॉजिकल चेंजेस आने के दौरान में जो कॉन्टिनेंट से वो एक दूसरे से ड्रिफ्ट हो गए। तो एक दूसरे से ड्रिफ्ट होने के बाद में वो एग्जैक्टली में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस की ओर को मूव कर गए, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं जो पार्टीशन हुआ, जो आपके पास जियोलॉजिकल चेंज आया, वो आपके पास एग्जैक्टली ऐसा था जैसे मान लो कोई वोल्केनिक इरप्शंस हो गई, मान लीजिए कहीं पर बीच में आपके पास सी आ गई, तो सी आने की वजह से आपके पास लैंड क्या कर जाएंगे, दो जगह पर बाइफरकेट कर जाएंगे। तो कॉन्टिनेंट जो थे वो एज एन पर्टिकुलर जो लैंड एरिया पूरा सिंगल था वो अब डिवाइड होकर अगर आपके पास अलग अलग हो जाएगा, तो होगा क्या, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट की जो आपके पास एग्जैक्टली में ऑर्गेनिज्म की हैबिटेट्स होंगी अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, वो वहां पर चेंज होती जाएंगी। और आपके पास उस पर्टिकुलर हैबिटेट के चेंज होने की वजह से या एनवायरमेंटल कंडीशन की चेंज होने की वजह से जब वहां पर ऑर्गेनिज्म अपने सर्वाइवल के लिए अडेप्टेशन जो करेगा, तो ऑर्गेनिज्म जो एग्जैक्टली में पेंजिया में आपके पास वहां से वेरिएट करना शुरू हुआ था, उससे वो टोटली डिफरेंट होना शुरू हो जाएगा। मीन बाय नए स्पीसीज की आपको फॉर्मेशन या डिफरेंट वैरायटीज की आपको फॉर्मेशन डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स में होती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। लेकिन अब ध्यान दीजिएगा, मैंने कल भी इसके बारे में बताया था कि ओरिजिन क्या होगा, सिमिलर है और आपके पास जो फंक्शनैलिटी होती है डिफरेंट होती है। तो होमोलोगस जो ऑर्गन होते हैं वो एग्जांपल किस चीज के थे, दैट इज डाइवर्जेंट इवोल्यूशन का, क्योंकि वो कॉमन एंसेस्ट्री के बारे में आपको बता रहे थे। तो कॉमन एंसेस्ट्री आपके पास यहां पर सेम है। पेंजिया जो है वहां पर पहले सारे के सारे जीव जंतु या आपके पास फ्लोरा फौना एक ही पर्टिकुलर आपके पास लैंड मास पर रहते थे। अब लेकिन किसी कारणवश वो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हो गए, तो यहां पर आपके पास जो एग्जैक्टली में एनिमल रह रहे हैं और जो एग्जैक्टली अब यहां पर एनिमल रह रहे हैं वो डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशन में रह रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली वो अपने आप को अडेप्ट करते हुए नए स्पीशीज एग्जैक्टली में बन रहे हैं। तो ये ध्यान देते हुए चलना है आपने। अब देखो एक बहुत कॉमन एग्जांपल जहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, जो आपके पास ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का एविडेंस है। तो देखिएगा पहला आपके पास आती है दैट इज प्रोटोथीरियंस। तो ये आपके पास सब क्लास है मैमल की जो एग्जैक्टली में एग लेइंग है। क्या है, एग लेइंग, जैसे आपके पास प्लेटिपस एंड एकिडीना। ध्यान दीजिएगा, अब देखिएगा क्या लिखता है, आफ्टर इवोल्यूशन क्या हुआ, प्रोटोथीरियंस आपके पास में इवॉल्व होकर आए रेप्टाइल से। ध्यान देते चलिएगा, प्रोटोथीरियन कहां से एग्जैक्टली में आपके पास में इवॉल्व हुए, रेप्टाइल से इवॉल्व हुए। अब शुरुआत में क्या था एग्जैक्टली में, ये जो प्रोटोथीरियन थे ये एग्जैक्टली में उस पेंजिया में ही नहीं थे। क्लियर हो गया,
जो आपका पेंजिया था ना, जो कॉन्टिनेंट जा रहे के सारे इकट्ठे थे, वहीं पर एग्जैक्टली में आपके पास ये प्रोटोथीरियन रहते थे। अब आपके पास ऑस्ट्रेलिया जो शुरुआत में पार्ट था वो एशिया का पार्ट था। ध्यान दीजिए क्या लिखता है, ऑस्ट्रेलिया आपके पास शुरुआत में एशिया का पार्ट था, लेकिन जिस दौरान में आपके पास कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होना शुरू हुए तो ऑस्ट्रेलिया एशिया से अलग हो गया, और आपके पास जितने प्रोटोथीरियन आपके पास एग्जैक्टली में मैमल एशिया में पाए जाते थे, वो एग्जैक्टली में कुछ ऑस्ट्रेलिया में हो गए पार्ट में, और कुछ आपके पास एशिया में पार्ट में हो गए। तो जो ऑस्ट्रेलिया में एग्जैक्टली में आपको आज की डेट में सारे के सारे मैमल दिखते हैं, वो मेनली जो शुरुआत वाले थे वही दिखेंगे, दैट इज प्रोटोथीरियन एग लेइंग वाले ही। लेकिन लेटर ऑन एशिया के अंदर जो आपके पास ऑस्ट्रेलिया जिसमें से सेपरेट हो चुका है, वो कॉन्टिनेंट अलग हो गया है, तो एशिया के अंदर लेटर ऑन आपके पास प्रोटोथीरियन से यूथेरियन मैमल की इवोल्यूशन हुई। लेकिन यूथेरियन जो मैमल थे वो कार्निवरस हैबिटेट के थे, जिन्होंने एग्जैक्टली में प्रोटोथीरियन और मेटाथीरियन जो थे उनको आपके पास डिस्ट्रॉय करवा दिया एशिया के अंदर। तो एशिया में प्रोटोथीरियन या एग लेइंग मैमल नहीं मिलते हैं। एग लेइंग मैमल ज्यादातर कहां पर मिलेंगे आपको, सभी के सभी वो ऑस्ट्रेलिया में ही है, क्योंकि जब कॉन्टिनेंट की ड्रिफ्टिंग हुई उस दौरान में आपके पास ऑस्ट्रेलिया में प्रोटोथीरियन ही मिल रहे थे, और प्रोटोथीरियन से आपके पास इवोल्यूशन यूथेरियन मैमल की वहां पर होते हुए आपको दिखाई नहीं पड़ी। लेकिन आज की डेट में आपको ऑस्ट्रेलिया में यूथेरियन मैमल दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो एग्जैक्टली में कोई इवोल्यूशनरी ट्रेंड के थ्रू नहीं आए हैं, वो आपके पास ट्रांसपोर्ट किए गए एंथ्रोपोजेनिकली आपके पास में किसी एशियन पार्ट से एग्जैक्टली में वहां पर लेकर आए गए हैं। एग्जैक्टली में कोई इवोल्यूशनरी ट्रेंडिंग नहीं है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वहां पर अभी भी प्रोटोथीरियन या एग लेइंग मैमल ही आपको दिखते हैं। सेम इज द कांसेप्ट विद द मार्सुपियल्स, जो पाउच बियरिंग आपके पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कंगारू है या एपोमेसम है, वो भी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। इसका मतलब शुरुआती आपके पास लाइफ में वो आपको कहां पर मिल रहे होंगे, वहीं पर्टिकुलर एशिया के अंदर। जब ऑस्ट्रेलिया ड्रिफ्ट होकर मूव कर चला गया या आपके पास ड्रिफ्टिंग हो गई और वो कॉन्टिनेंट की फॉर्म में अगर आपको वहां पर देखने की कोशिश करेंगे तो मार्सुपियल आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया में है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड वो नहीं मिलते हैं या एशिया में नहीं मिलते हैं। अब थर्ड आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपके पास दैट इज डार्विन फिंचेस। अब देखिए क्या लिखा है, डार्विन स्टडीड फौना एंड फ्लोरा ऑफ गैलापेगस आइलैंड विच इज सिचुएटेड नियर साउथ अमेरिका विच इज कंसिस्टिंग ऑफ 22 आइलैंड। हियर ही सॉ 22 टाइप ऑफ फिंचेस और बर्ड्स। अब ध्यान दीजिएगा क्या हुआ, वो 22 आइलैंड्स पर घूमा, साउथ अमेरिका के 22 आइलैंड्स पर घूमने पर उसने ये देखा जो एग्जैक्टली में वहां पर बर्ड थे, उन बर्ड की जो बीक थी, उनकी शेप जो थी हर एक आपके पास आइलैंड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट थी अकॉर्डिंग टू दी पर्टिकुलर हैबिटेट एंड एनवायरमेंटल कंडीशन। उन बर्ड ने वहां पर अपनी अडेप्टेशन शो करने के लिए बीक की जो उसकी शेप थी वो डिफर हो रही थी, क्योंकि उसको पर्टिकुलर जो खाना था वो अलग अलग पर्टिकुलर आइलैंड के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के अकॉर्डिंगली उसको मिल रहा था। तो अपनी बीक की उसको मॉडिफिकेशंस करने पड़ी थी उन सारे के सारे बर्ड्स को, और इन बर्ड्स को एग्जैक्टली में नाम दिया गया दैट इज डार्विन फिंचेस। अब ध्यान दीजिएगा यहां पर भी मैंने ये सारी चीज लिखकर दी हुई है। अ रिलेटेड स्पीशीज ऑफ दीज बर्ड्स वर आल्सो प्रेजेंट इन साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट में भी थे। प्रोबेबली सम मेंबर ऑफ दिस स्पीशीज माइग्रेटेड टू गैलापेगस आइलैंड वेयर दीज बर्ड्स इवॉल्व्ड इनटू डिफरेंट स्पीशीज एज अ रिजल्ट ऑफ अडेप्टेशन टू एनवायरनमेंट। ध्यान दीजिए मैंने जो अभी अभी चीज कही, हर एक 22 आइलैंड के ऊपर जो बर्ड्स वो देख रहा था, उन बर्ड की एग्जैक्टली में बीक की शेप जो थी वो एग्जैक्टली में डिफर कर रही थी, क्योंकि सब आइलैंड की जो एनवायरमेंटल कंडीशन थी वो डिफर थी, और उस पर्टिकुलर बर्ड को वहां पर सर्वाइव करने के लिए, फूड इनटेक करने के लिए अपनी बीक्स की मॉडिफिकेशन करने पड़ी थी। इन सारे बर्ड्स का नाम एग्जैक्टली में इकट्ठा कर लिखा गया दैट इज डार्विन फिंचेस। अब ध्यान दीजिएगा फिर से क्या लिखा हुआ है लास्ट पार्ट में, डार्विन described that a particular species is evolved in a particular area. Progenies of species migrate to different geographical area and gradually adapted to changing environmental conditions, जिसके बारे में मैं अभी अभी कह रहा था। अब लास्ट पार्ट देखिए, these adaptation gradually give rise to new species as a result of isolation। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, वर्ड लिखा हुआ है
इन अडेप्टेशन से आपके पास नए स्पीशीज जो हैं वो तैयार हुए। क्यों? क्योंकि वो वाले आपके पास जो एंसेस्ट्रल आपके पास जो पर्टिकुलरली और स्पीशीज थे वो आपके पास में आइसोलेट हो गए। किससे? नए वाले आपके पास स्पीशीज थे, और वही नए वाले स्पीशीज अकॉर्डिंग टू हैबिटेट अपनी बॉडी के अंदर मॉडिफिकेशन लेकर आए, क्योंकि एनवायरमेंटल कंडीशन और हैबिटेट जो थे डिफरेंट आइलैंड के ऊपर डिफर कर रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, आइसोलेशन की वजह से नए स्पीशीज की यहां पर आपको फॉर्मेशन होते हुए दिखाई पड़ रही है। ये भी ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा एग्जांपल है, दैट इज डार्विन फिंचेस। अब देखिएगा, ये आपके पास में वर्ड लिखे हुए हैं स्पेशल पॉइंट, तो ध्यान देकर चलिएगा। डार्विन फिंचेस आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एडेप्टिव रेडिएशन। कल भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, एडेप्टिव रेडिएशन दैट इज पर्टिकुलरली कल हमने जब डील किया था एनालोगस और होमोलोगस ऑर्गन को, तो भी मैंने इस चीज के बारे में बताया था आपको कि एडेप्टिव रेडिएशन। तो ध्यान दीजिएगा, डार्विन फिंचेस इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ द एडेप्टिव रेडिएशन, डिफरेंट शेप ऑफ बीक एंड क्लॉज ड्यू टू देयर हैबिटेट। तो दूसरा आपके पास में यही डार्विन फिंचेस एग्जांपल है एलोपेट्रिक स्पीशिएशन का। आपके बॉटनी के अंदर जब आप पर्टिकुलर इकोलॉजी को डील करिएगा तो वहां पर स्पीशिएशन के बारे में आपको पढ़ाया जाता है। सिंपेट्रिक होती है, एलोपेट्रिक होती है, आपके बहुत सारी स्पीशिएशंस होती हैं, उनके बारे में जब आप डील करेंगे तो एलोपेट्रिक स्पीशिएशन का भी एक सबसे बड़ा एग्जांपल डार्विन फिंचेस निकल कर आता है। इसके अलावा ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के अलोंग में अगर आप चलेंगे तो एलिफेंट एंड लायन जो मेनली आपके पास अफ्रीका और इंडिया में ही मिलते हैं, इसका भी सेम वही चीज है कि पेंजिया में पहले थे, सेम कॉन्टिनेंट थे सारे के सारे, एक पर्टिकुलर लैंड एरिया था, बाद में ड्रिफ्टिंग हो गई। उसके बाद जिराफ, जेब्रा एंड हिप्पोपोटामस जो है वो आपके अफ्रीका में ही मिलते हैं। मेन लैंड ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन जो अफ्रीका ही है, वो भी सेम आपके पास वही सबके सब चीजें आपके पास में वैलिड है जो ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ध्यान देते हुए चलिए, अब लास्ट पार्ट में आपने क्या देना है ध्यान, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर नोट किया और इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। क्या लिखता है? पेलियोंटोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल एविडेंसेस जो है वो आपके पास सबसे बेस्ट एविडेंसेस कंसीडर किए जाते हैं इन द सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इतने सारे हमने एविडेंसेस पढ़े, लेकिन सभी के सभी एविडेंसेस में पेलियोंटोलॉजिकल एंड ज्योग्राफिकल एविडेंसेस को हम सबसे बेस्ट एविडेंसेस इन द सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए अगर ज्योग्राफिकल एविडेंसेस आपको ऑप्शन में ना हो तो उस दौरान में आप ऑप्शन मार्क करेंगे पेलियोंटोलॉजिकल के साथ में वेस्टिजियल ऑर्गन। कई बुक्स के अंदर ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है कि पेलियोंटोलॉजिकल और वेस्टिजियल ऑर्गन जो है उनको कंसीडर किए जाते हैं सबसे बेस्ट आपके पास एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। दे आर सेकंड बेस्ट टू दी ज्योग्राफिकल एविडेंसेस। तो पहले पे आपके पास पेलियोंटोलॉजिकल आते हैं, सेकंड पर आपके पास बायोजियोग्राफिकल, और थर्ड पे आपके पास वेस्टिजियल ऑर्गन जो है वो आपके पास में बेस्ट सपोर्टिव एविडेंस है आपके पास ये ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो यहां से फिर से थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, ज्यादा तो नहीं, तो जो पूछते हैं उसी के बारे में डील करेंगे। देखिएगा, दो लॉज के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, एक है बायोजेनेटिक लॉ और दूसरा है बेयर लॉ। तो ध्यान दीजिए, पहला है बेयर्स लॉ। तो देखिए बेयर लॉ में क्या लिखा हुआ है, एन ऑर्गेनिज्म शो इट्स एंसेस्टर स्टेजेस इन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। In embryonic stage, general characters appear first, then specialized character appear. वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो एंसेस्ट्रल जो आपके पास स्टेजेस होंगी वो हमेशा आपको दिखाई पड़ेंगी, और एम्ब्रियोनिक स्टेजेस के दौरान में जो जनरल कैरेक्टर होंगे वो शुरुआत में आपको दिखाई पड़ेंगे, और जो भी स्पेशल कैरेक्टर होंगे वो आपको लेटर ऑन अपीयर होते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो बेयर लॉ ये कहता था। उसके बाद में मुलर नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने रिकैप्चुलेशन थ्योरी को पहली बार प्रपोज किया, और आज की डेट में हम ये मानते हैं कि मुलर ने वो चीज नहीं कही है, हम कहते हैं कि आपके पास हेकल नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपके पास एग्जैक्टली में रिकैप्चुलेशन थ्योरी को पूरी तरह से एक्सप्लेन कर हमें बताया, और इसी रिकैप्चुलेशन थ्योरी का नाम उन्होंने कॉइन किया था, दैट इज बायोजेनेटिक लॉ। अब इस लॉ के अकॉर्डिंगली या रिकैप्चुलेशन थ्योरी के अकॉर्डिंगली उन्होंने क्या कहा, ऑन्टोजेनी रिकैप्चुलेट फाइलोजेनी। Ontogeny recapitulate phylogeny या ontogeny repeats the phylogeny, which means any organism show its ancestral adult stages during the embryological
डेवलपमेंट, एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट के दौरान में आपके पास जो एंसेस्ट्रल अडल्ट स्टेजेस होंगी वो आपको एम्ब्रियो के अंदर हमेशा दिखाई पड़ती हैं, और ये आपके पास सारी की सारी चीज ये बताती है कि ऑर्गेनिज्म जो है आपके पास एक कॉमन एंसेस्टर से हमेशा अराइज होता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। तो देखिएगा, ओडोंटोजेनी रिपीट फाइलोजेनी, ओडोंटोजेनी का मतलब हुआ आपके पास जो प्रेजेंट जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन का जो एम्ब्रियो है वो हमेशा आपके पास जो एंसेस्ट्रल अडल्ट स्टेजेस है उसको हमेशा दिखाएगा। तो ओडोंटोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी, रिपीट किस चीज को करना है प्रेजेंट वाले ने, जो प्रीवियस थिंग है। तो एम्ब्रियो के अंदर आपको जो प्रीवियस कैरेक्टर्स होंगे आपके पास एंसेस्टर्स के, वो आपको दिखाई पड़ते हुए आपको मिलेंगे। तो आपके पास यहां पर एग्जांपल भी कोट डाउन किया है मैंने, फिशेज में लिखा हुआ है इन यंग इंडिविजुअल डेवलपिंग फ्रॉम गैस्ट्रुला इज ऑलमोस्ट लाइक द अडल्ट बट tadpole larva of amphibian bear more resemblance to the young one of fishes than their own adult। अब ध्यान दीजिएगा क्या चीज यहां पर लिखी हुई है, फिशेस को तो सबने देखा होगा है ना, तो फिशेस बेसिकली आपका स्ट्रीमलाइन बॉडी वाले होते हैं। अब आपके पास फिशेस से अराइज होते हैं बाद में जाकर एम्फीबियन, फिशेस आपके पास पानी में रहती है, एम्फीबियन आपके पास लैंड पे भी रह सकते हैं और आपके पास पानी में भी रह सकते हैं। अब एग्जैक्टली में जब फिशेस से हम ये कह रहे हैं कि एम्फीबियन एग्जैक्टली में अराइज हुए, तो हमें कैसे पता लगा, हमें ऐसे पता लगा कि जब हमने फ्रॉग का एग्जैक्टली में एम्ब्रियोनिक स्टेज देखी तो वो टेडपोल थी, और टेडपोल जो था वो आपके पास क्लोजली किससे रिजेंबल कर रहा था, आपके फिशेस से। जैसा पर्टिकुलर स्ट्रीमलाइन बॉडी फिशेस की थी वैसी स्ट्रीमलाइन बॉडी आपके पास एग्जैक्टली में टेडपोल की थी। टेडपोल भी पानी के अंदर ही सर्वाइव कर सकता है, वो भी आपके पास टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सर्वाइव नहीं कर सकती थी। मीनवाइल हमें यहां से ये पता लगा जो एम्फीबियंस हैं वो एग्जैक्टली में आपके पास ओरिजिनेट हुए हैं फिशेस से ही। तो कॉमन आपके पास एंसेस्ट्री आपके पास यहां पर परफॉर्म होती हुई दिखेगी, कहां से, टेडपोल से, क्योंकि टेडपोल जो है वो फिशेस से रिजेंबल होता हुआ आपको दिखाई पड़ता है। अब इसके अलावा जो सेकंड नंबर के ऊपर आती है, देखा क्या है, इवन आफ्टर गैस्ट्रुलेशन इन वर्टिब्रेट the early post gastrula stages are quite similar in all the members of different class, चाहे वो फिशेस हो, एम्फीबियन हो, रेप्टाइल हो, बर्ड्स हो, चाहे मैमल हो। मीन बाय जो भी आपके पास पोस्ट गैस्ट्रुला की इनिशियल स्टेजेस होंगी वो सभी के सभी वर्टिब्रेट्स के अंदर आफ्टर गैस्ट्रुलेशन जो है वो पूरी तरह से सिमिलर मिलती हैं। इससे ये भी चीज समझ आती है कि एग्जैक्टली में सारे के सारे वर्टिब्रेट फिशेस से ही अराइज होते हुए आपको दिखेंगे। तो यहां पर लास्ट में क्या लिखा हुआ है, द डिफरेंशिएशन ऑफ क्लास कैरेक्टर अपीयर इन लेटर स्टेजेस, मीन बाय जो एग्जैक्टली में स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर है, यहीं पर ये लिखा होता है ना, बेयर लॉ ने भी ये कहा था पहले कॉमन कैरेक्टर आएंगे बाद में जाकर स्पेशलाइज्ड कैरेक्टर आएंगे। तो क्या लिखा है, द डिफरेंशिएशन ऑफ क्लास कैरेक्टर, मीन बाय जो आपके पास हर एक फिशेस या आपके पास एम्फीबियन, रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स का जो स्पेशल कैरेक्टर है जिसको क्लास कैरेक्टर यहां पर नाम दिया है वो लेटर ऑन अपीयर होंगे। मोर ओवर embryo of phylogenetically higher vertebrate pass through the adult stages of lower vertebrate before finally attaining the character of their respective class according to the Bayer law। सारी की सारी चीजें यहां पर वैलिड होती हुई दिख रही हैं, और ओडोंटोजेनी जो है वो भी रिपीट कर रही है किसको, फाइलोजेनी को, क्योंकि एग्जैक्टली में यहां पर लिखा हुआ है कि जो भी आपके पास एम्ब्रियोनिकल स्टेजेस आएंगी वहां पर एग्जैक्टली आपको जो प्रीवियस एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स हैं वो पूरी तरह से दिखाई पड़ेंगे। अब लास्ट पार्ट क्या लिखा है जी, दिस प्रूव्स दैट all vertebrates have evolved from common fish-like characters and also both birds and mammals have evolved from reptiles। तो ध्यान दीजिएगा, ओडोंटोजेनी रिपीट्स द फाइलोजेनी, बेयर लॉ आपने पक्का से याद रखना है। ऑर्गेनिज्म आपके पास में हमेशा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान में एंसेस्ट्रल स्टेजेस को शो करेगा। शुरुआत में जो कैरेक्टर आपको एम्ब्रियोनिक स्टेजेस में दिखाई पड़ेंगे वो जनरल कैरेक्टर्स होंगे और बाद में जाकर स्पेशल कैरेक्टर की अपीयरेंस होगी। हेकल ने हमारे पास बायोजेनेटिक लॉ को एक्सप्लेन किया या रिकैप्सुलेशन थ्योरी को मॉडिफाई कर बताया था। उसके बाद आती है आपके पास सर्टेन थ्योरी जो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन को प्रूव करती हैं। तो सबसे पहले आती है लेमार्क थ्योरी, जिसको हम लेमार्किज्म कहते हैं, या आपके पास थ्योरी ऑफ
ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस के नाम से उसको माना जाता है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट जो लेमार्किज्म के अंदर थे वो ये थे, ठीक है। पहले आती है इंटरनल वाइटल फोर्सेस। तो क्या लिखता है, हर एक ऑर्गेनिज्म को अपने आप का साइज इंक्रीज करने के लिए हर एक ऑर्गन के अंदर एक सर्टेन आपके पास वाइटल फोर्स का होना जरूरी है, जो वाइटल फोर्स उस ऑर्गेनिज्म को मजबूर करे या ऑर्गन को ग्रो करे और ये सब में हेल्प करे कि वो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी लंबाई बढ़ेगी, उसकी विड्थ बढ़ेगी। ये सब होने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर इंटरनल वाइटल फोर्सेस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मीन बाय नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगे, साइज का बढ़ना शुरू हो जाएगा, नंबर का बढ़ना शुरू हो जाएगी। सारी की सारी चीजें तभी हो पाएंगी जब इंटरनल आपके पास एग्जैक्टली में वाइटल फोर्सेस उस ऑर्गेनिज्म या ऑर्गन के अंदर अवेलेबल हो। सेकंड आपके पास कॉन्टेक्स्ट आता है आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट में, वो है इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड न्यू नीड्स। तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है, एनवायरनमेंट जो है हर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करती है और जो आपके पास चेंजिंग एनवायरनमेंट होगी उससे आपके पास न्यू नीड जो है वो आपके पास अराइज होती हुई आपको दिखती है। अब न्यू नीड्स और जो आपके पास डिजायर्स होती हैं वो नए स्ट्रक्चर्स को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती हैं और आपके पास में उस ऑर्गेनिज्म को हैबिटेट के अंदर सरवाइव करने की हेल्प करती हैं। क्योंकि एनवायरनमेंट जब चेंज होगा तो एनवायरनमेंट चेंज करने के साथ में उस ऑर्गेनिज्म को अपनी हैबिट्स भी चेंज करने पड़ेंगी और वो हैबिट तभी चेंज कर पाएगा जब एग्जैक्टली में नए स्ट्रक्चर्स उसकी बॉडी के अंदर अराइज होना शुरू हो। तो चेंजिंग दी जो आपके पास चेंज एनवायरनमेंट के अंदर हो रहा होगा उसकी वजह से न्यू नीड्स की आपके पास जरूरत जो है ऑर्गेनिज्म को पड़ेगी। जब नई जरूरतें आएंगी तो नए स्ट्रक्चर्स की प्रोडक्शन होगी और उसी वजह से एग्जैक्टली में ऑर्गेनिज्म की हैबिट चेंज हो जाएंगी। तो इसका मतलब एनवायरनमेंट जो है वो कहीं ना कहीं ऑर्गेनिज्म को इन्फ्लुएंस करती रहती है कि वो अपने अंदर कहीं ना कहीं वेरिएशन लगातार लेकर आए, क्योंकि उसको वहां पर उस एनवायरनमेंट के अंदर सर्वाइव करना है। थर्ड आपके पास बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट जो आता है वो है आपके पास यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो यहां पर बहुत कॉमन लिखा है, क्या लिखा है, जिन ऑर्गन का बोलता था ये लगातार यूज होता रहता है वो बेटर डेवलप्ड हो जाते हैं और जिनका ऑर्गेनिज्म यूज करना बंद कर देता है वो आपके पास एग्जैक्टली में डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं। तो याद करिएगा मैंने वेस्टिजियल जो ऑर्गन थे वो सपोर्टिव एविडेंस बताए थे आपके पास लेमार्किज्म का। मीन बाय आपके पास जिन पर्टिकुलर ऑर्गन्स का समय के साथ में यूज नहीं हुआ वो वेस्टिजियल हो गए या डीजनरेट हो गए, तो वेस्टिजियल ऑर्गन आर द सपोर्टिव एविडेंस इन द फेवर ऑफ लेमार्किज्म। अब उसके बाद लास्ट पार्ट आया दैट इज इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। अब देखो ये सारी की सारी चीजें जो हो रही हैं वो एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की लाइफ के दौरान में हो रही हैं। अब होगा क्या, क्या लिखता है, ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म न्यू कैरेक्टर डेवलप्ड ड्यू टू वाइटल फोर्सेस। सेकंड आपके पास इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट, न्यू नीड्स एंड यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। नए कैरेक्टर किसी भी ऑर्गेनिज्म में तभी डेवलप होंगे जब ये तीन आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से फॉलो होते हुए आपको दिखेगी। अब क्या लिखता है, ये लाइफ के दौरान में एग्जैक्टली में ऑर्गेनिज्म ने नए कैरेक्टर डेवलप किए हैं। यही सारे के सारे कैरेक्टर बोलता था एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में आपके पास में पास ऑन हो जाते हैं और ये पर्टिकुलर जो इनहेरिटेंस है वो लगातार कंटिन्यू रहती है आने वाली जनरेशन के साथ में भी। अब लिखिए क्या लिखा है, बाय कंटिन्यूअस इनहेरिटेंस थ्रू मेनी जनरेशन दीज एक्वायर्ड कैरेक्टर्स टेंड टू मेक न्यू जनरेशन क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एंसेस्टर रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। इवोल्यूशन के दौरान में नई स्पीसीज की उत्पत्ति जो आपको दिखाई पड़ रही है वो इसीलिए दिखाई पड़ेगी क्योंकि जो कैरेक्टर है बोलता था लगातार एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन होते रहते हैं, जो भी लाइफ के दौरान में नए कैरेक्टर एग्जैक्टली ऑर्गेनिज्म एक्वायर करता है। अब आपके पास में कुछ एक सर्टेन एग्जांपल है जो सपोर्ट करते हैं लेमार्किज्म को। तो देखिएगा पहला आपके पास लॉन्ग नेक एंड हाई फोरलिम्ब ऑफ जिराफ, उसके बाद एक्वेटिक बर्ड स्ट्रेच देयर टोज एंड डेवलप द वेब्स, उसके बाद स्नेक लॉस देयर लेग्स क्योंकि यूज ही नहीं किया तो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन में आ गया। डियर बिकम गुड रनर्स बाय डेवलपिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग लिम्स एंड स्ट्रीमलाइन बॉडी। उसके बाद फिफ्थ आपके पास सपोर्टिव एविडेंस आती है दैट इज रिट्रैक्टेबल क्लॉज ऑफ कार्निवरस एनिमल्स। ये सारे के सारे सपोर्टिव एविडेंस हैं आपके पास जो लेमार्क की थ्योरी को पूरी तरह से बताते हैं कि सही थी। लेकिन कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस भी खड़ी हो गई आपके पास जिस पर्टिकुलरली जो आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट लेमार्क ने बताए, और सबसे बड़ा जो एग्जैक्टली में जो इसका फॉल्टी पॉइंट निकला वो था जो फोर्थ कॉन्सेप्ट उसने दिया था दैट इज थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस। क्योंकि
आपने ये पहले से पढ़ा हुआ है कि वही कैरेक्टर एज सच में ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन जो एग्जैक्टली में जीनोटिपिक होते हैं। फिनोटिपिक जो आपके पास कैरेक्टर्स होंगे वो कभी भी एग्जैक्टली में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन नहीं होते हैं। मीन बाय जर्म प्लाज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सोमैटोप्लाज्म ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अब देखिएगा, इसी पर्टिकुलर एक्वायर्ड इनहेरिटेंस की थ्योरी को डिसअप्रूव किया सबसे पहले वीजमैन ने क्या किया, रैट की टेल को 22 जनरेशन तक लगातार काटता गया, लेकिन जब भी वो एग्जैक्ट नए वाली जनरेशन को देखता था तो टेल के साइज में कोई ना तो रिडक्शन मिली ना तो कोई आपके पास लॉस मिला उस टेल का। अदरवाइज क्या हो जाना चाहिए था, आपके पास वो कैरेक्टर तो पर्टिकुलरली लॉस हो गया उस जनरेशन के अंदर। तो अगर एक्वायरेंस ऑफ इनहेरिटेंस होती तो एग्जैक्टली में आने वाली जनरेशन के अंदर वो टेल या तो होती नहीं या तो उसका साइज रिड्यूस हो चुका होता। अब इसी पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट को उसने नाम दिया दैट इज थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म, क्योंकि उसने ये चीज प्रूव कर दी कि एग्जैक्टली में आपके पास दो तरह के आपके पास मैटर होते हैं जो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, एक सोमैटोप्लाज्म और एक जर्म प्लाज्म। सोमैटोप्लाज्म जो है वो आपके पास सोमैटिक सेल में है, जर्म प्लाज्म आपके पास जर्मिनल सेल में है। सोमैटोप्लाज्म जो था बोलता था जब भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो वो डाई आउट कर जाती है, लेकिन जर्म प्लाज्म एग्जैक्टली है जो एग्जैक्टली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास ऑन हो जाती है। और अगर आपके पास ऑर्गेनिज्म की जर्म प्लाज्म के अंदर कोई वेरिएशन आएगी तो ही वो इनहेरिट होगी, अदरवाइज अगर सोमैटोप्लाज्म में कोई वेरिएशन आती है तो वो इनहेरिटेबल नहीं होती है। आपके पास रैट के इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसने ये बता दिया कि आपके पास जब भी इनहेरिटेंस एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात जो एग्जैक्टली में जो आपका लेमार्क कर रहा था वो पूरी तरह से गलत था, क्योंकि सिर्फ जर्म प्लाज्म के अंदर आने वाली चेंजेस ही आपके पास एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसमिट हो सकती है और कोई नहीं। पाइने नाम के साइंटिस्ट आए, उन्होंने भी आपके पास थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस को कहीं ना कहीं फोर्थ पॉइंट को डिसअप्रूव कर दिया जब ड्रोसोफिला की 69 जनरेशन को उन्होंने डार्क में रखा, लेकिन ना तो पर्टिकुलरली आपके पास किसी जनरेशन के अंदर आई के साइज में कोई फर्क पड़ा ना तो विजन के अंदर कोई फर्क पड़ा। इसके अलावा बहुत कॉमन एग्जांपल जो आपके पास में ये बताते हैं कि ये थ्योरी पूरी तरह से गलत थी, जैसे बोरिंग करवाती हैं आपके पास ईयर और नोज की इंडियन आपके पास वुमेन, तो ऐसा तो है नहीं है कि डायरेक्ट बोरिंग नए वाले यंग वंस के अंदर लगा आपको मिल रही होती है। आयरन शूज जो है वो चाइनीज वीमेन पहनती हैं ताकि उनके पांव छोटे रहें, तो लेकिन ऐसा तो है नहीं है ना कि आने वाली जनरेशन वाले लोगों को वो चीज पहनने नहीं पड़ रही है। तो यहां पर बहुत सारे और भी एग्जांपल आते हैं, जैसे आपके पास कोई किसी के माता पिता जो है बहुत ज्यादा आपके पास ब्रेन नहीं है, बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, तो जरूरी नहीं है कि बच्चा इंटेलिजेंट ही होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके पास में सपोर्टिव एविडेंस नहीं है आपके पास किसके, लेमार्क की थ्योरी के। उसके बाद आपके पास आती है हार्डे-विंगबर्ग लॉ जो आपके पास पॉपुलेशन जेनेटिक्स के बारे में हमें बताती है, और ये बताती है कि पॉपुलेशन का इक्विलिब्रियम में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अदरवाइज कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स जो है वो आना शुरू हो जाएंगी। तो क्या लिखता है, इफ अ पॉपुलेशन इज एट एन इक्विलिब्रियम देन जीन फ्रीक्वेंसी एंड जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अदरवाइज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगी तो आपका जीन फ्रीक्वेंसी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी टोटली चेंज हो जाएगी और प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगी। पॉपुलेशन कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अब देखिए पॉपुलेशन को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए किन किन चीजों की जरूरत है। पॉपुलेशन तभी इक्विलिब्रियम में हो सकती है जब म्यूटेशन ना हो, आर्टिफिशियल सिलेक्शन या आपके पास नेचुरल सिलेक्शन ना हो, जीन फ्लो जो है वो आपके पास नहीं होना चाहिए और जेनेटिक ड्रिफ्ट आपके पास में नहीं होनी चाहिए। तो उस दौरान में आपके पास एग्जैक्टली में पॉपुलेशन जो है वो इक्विलिब्रियम में आपको मिलेगी। अब देखिए क्या लिखता है, दिस ऑल्सो मीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अलोन कैन नॉट ब्रिंग अ चेंज इन एलीलिक फ्रीक्वेंसी। एलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है वो तभी चेंज नहीं होती है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, ये तब भी चेंज हो सकती है जब आर्टिफिशियल सिलेक्शन हो, नेचुरल सिलेक्शन हो, म्यूटेशन हो, जीन फ्लो हो या जेनेटिक ड्रिफ्ट हो। अगर ये सारी की सारी चीजें नहीं है तो एग्जैक्टली में कभी भी एलीलिक फ्रीक्वेंसी या जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इस चीज को हार्डे-विंगबर्ग लॉ के अकॉर्डिंगली जब हम एलीलिक फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं तो हम कहते हैं p + q = 1। P जो है आपके पास वो डोमिनेंट एलील है और Q आपके पास में रिसेसिव एलील है। जब आपके पास जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी को आप कैलकुलेट करेंगे तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं दैट इज p² + 2pq प्लस आपके पास q² = 1। आपके पास इस चीज का हमने होल स्क्वायर कर दिया है, ठीक है। तो आपके पास जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी निकल कर आएगी। p² आपके पास में क्या है, डोमिनेंट होमोजाइगस स्टेट की फ्रीक्वेंसी जीनोटाइप की। Q क्या है आपके पास,
जो आपके पास रिसेसिव, आपके पास होमोजाइगस टाइप की फ्रीक्वेंसी, और 2pq है आपके पास रिकॉम्बिनेंट, आपके पास में जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी। तो ये आपने पक्का से ध्यान रखना है, क्योंकि यहां से कभी कभार क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाता है।